ये लो CH3 CH2Cl, ठीक है। एल्कोहलिक KOH मैंने डाला, ठीक है। इसके अंदर मेजर और माइनर क्या बनेगा, बनाओ। दो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एक ही बनेगा, यस, इसमें एक ही बनेगा, क्योंकि इससे Cl गया तो इससे हाइड्रोजन तो निकल नहीं सकता, इससे हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आपको इस टाइप का एल्कीन बनाना है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो आपको यहाँ पे इस टाइप का रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ये लो CH3 CH2 CH2Cl, अगर मान लो बेटा मैं ये लेता हूं तो क्या एल्कीन बनेगा बताइए? बताओ बताओ। एल्कोहलिक KOH डाल दिया, एल्कोहलिक KOH अगर मैंने डाल दिया तो एल्कीन क्या क्या बनने की संभावना है बताइए जरा, बताइए। बताओ। ये जो Cl है इसको ऐसे लिख लो, चलो ये लो, एक हाइड्रोजन इससे निकालें, क्या मैं एक हाइड्रोजन इससे भी निकाल सकता हूं? अगर मान लो मैं एक हाइड्रोजन इससे निकाल भी लेता, मान लो निकाल के ले भी गया, इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ भी गया, बस ये यहां तक ही फ्लो करेगा, आगे साइक्लिक मोड में, मतलब थ्रू आउट द होल मॉलिक्यूल, वहां तक ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जानी तो चाहिए, क्लोरीन तक जा ही नहीं पाएगी। यानी कि ये हाइड्रोजन यहां से जाएगा ही नहीं, इसके बगल वाला ही जाएगा, ये जाएगा, है ना, एक H। चलो भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये होते हैं बेटा टर्मिनल एल्कीन, यानी कि चेन लेंथ में एंड के ऊपर डबल बॉन्ड, टर्मिनल एल्कीन। अगर मान लो ये Cl बीच में आ जाए, इस केस में CH3 CHCl और ये CH3, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे एलिमिनेशन के, बनाओ बताइए। क्या वो डिफरेंट प्रोडक्ट है या सेम प्रोडक्ट है? सेम होगा, क्योंकि इधर से निकाला तो भी टर्मिनल पे, इधर से निकाला तो भी टर्मिनल सेम है। लेकिन अगर एक कार्बन एटम और बढ़ जाए बीच में, CH3 CH2 CH और ये CH3, अब परेशानी हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा, यहां से शुरुआत होती है आपके सेट रूल की, जिसमें मोर देन वन हाइड्रोजन एटम निकलने के चांसेस ज्यादा है। जो हमारा कार्ब एनायन बना बेटा, कार्ब एनायन, क्या वो रीअरेंजमेंट में जा सकता है जैसे आपका कार्बोकैटायन जाता है? इवन मैकेनिज्म में हमारा कार्ब एनायन बना ना, कार्ब एनायन बना था, ठीक है। ये कार्ब एनायन हमारा प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी, इस तरह का होता है ना कार्ब एनायन। क्यों होता है उसके, जब उसमें आएंगे ना स्ट्रक्चर में, जब मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लो मेरा टर्सरी कार्ब एनायन बन गया, टर्सरी, तो क्या रीअरेंजमेंट के थ्रू वो इसमें या इसमें जाने की कोशिश करेगा? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH3 इसका प्रोडक्ट फॉर्म करके देखो बेटा, यहां से H पॉजिटिव आयन गया और ये आपका बन गया कार्ब एनायन। बताइए ये कौन सा कार्बन आयन है? नेगेटिव चार्ज ऑन दैट कार्बन एटम विच इज फर्दर कनेक्टेड टू 3 कार्बन एटम, सो इट इज लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल है। तो क्या ये सेकेंडरी या प्राइमरी कैसे भी बना सकता है? जैसे हमारा कार्बोकैटायन गया था, कार्बोकैटायन के अंदर क्या हुआ था, हमारी 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट या फिर 1,3 एल्काइल यानी कि मिथाइल शिफ्ट, CH3 मिथाइल शिफ्ट हुई थी ना। तो क्या इसके अंदर ऐसा संभव है? जैसे यहाँ पे ऐसे हो
ये हाइड्रोजन, यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकले, ये यहाँ पे चला जाए, है ना, ये यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये जो CH2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, आ तो गया, फर्दर किसको देगा? वो तो भाई साहब उधर बैठे, तो नहीं होगी शिफ्ट, वापिस उसी में चला जाएगा, मतलब जहां पे थे वहीं पे आ जाओ। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर कैसे? यहां से ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक काम करते हैं, Cl को थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ से H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन ये यहाँ से यहाँ पे आए, ठीक है, और क्या हो, जैसे ये यहाँ पे आएगा तो ये वाला यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? H। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, तो क्या ये एज ए Cl नेगेटिव आयन निकल जाएगा यहाँ से? अगर ये Cl नेगेटिव आयन निकलेगा, अगर ये Cl नेगेटिव आयन निकलेगा यहाँ से Cl नेगेटिव आयन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये है, तो बताओ इसके ऊपर क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे लेकिन चार्ज नहीं बचेगा, ये ऐसे बन जाएगा, एक बन जाएगा आपका Cl नेगेटिव आयन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके चला गया, नेगेटिव चार्ज तो इसका खत्म कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन वही है, दोनों के दोनों 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये इसके साथ चले गए। ठीक है, ये कौन सी स्पीसीज है भाई? ऐसी कौन सी स्पीसीज है? मैंने कल आपको बताया था, अगर कार्बन ऐसे 2 बॉन्ड बनाए और ये ऐसे हो, दिस इज ए कार्बिन, एंड कार्बिन आर वेरी वेरी लेस स्टेबल देन कार्ब एनायन। कार्ब एनायन अच्छा खासा स्टेबल होता है, लेकिन इसने तो अपना ऑक्टेट ही छोड़ दिया भाई साहब ने, ऑक्टेट ही बुला दिया। ठीक है, तो ये जो है ना, आप ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली कार्ब एनायन डोंट गो अंडर रीअरेंजमेंट, आपका कार्बोकैटायन फ्रीक्वेंटली चला जाएगा, और कार्बोकैटायन अगर जाता है तो उसके पास 2 ही तरीके होते हैं, एक 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट, या आप उसको हाइड्राइड शिफ्ट बोल सकते हो, या फिर 1,3 एल्काइल शिफ्ट, और एल्काइल में CH3 ग्रुप जो सबसे छोटा ग्रुप है वो इजिली शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना, चलो भाई, तो ये सब कहानी थी आपकी एलिमिनेशन से रिलेटेड। मोर देन दैट, जो किताबों में लिखा है, किसी एक किताब में जो लिखा है उससे कहीं ज्यादा हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चलो एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं। देखो, जो भी हमारे इंटरमीडिएट होंगे, ठीक है ना, थोड़ी सी एक दो इंफॉर्मेशन उनके बारे में बताना चाहूंगा। इंटरमीडिएट, हमारा जो इंटरमीडिएट हो सकता है वो क्या क्या हो सकते हैं? इंटरमीडिएट वो होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए स्टेबल होंगे। एक होती है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं होती है, बनी और बनते ही खत्म, बनती जा रही है, खत्म होती जा रही है, लेकिन इंटरमीडिएट के पास थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन का टाइम होता है। ओके, तो ऐसे इंटरमीडिएट में सबसे पहला नाम आता है आपका कार्बोकैटायन, यानी कि कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल CH3 पॉजिटिव, और भी हो सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लाइक दैट। नंबर 2 आता है कार्ब एनायन का, कार्ब एनायन। नंबर 3 आता है फ्री रेडिकल का, किसका? फ्री रेडिकल का। एंड नंबर 4 आता है आपका बेंजाइन का, बेंजाइन मैंने आपको कल बताया था। नंबर 5 आता है कार्बीन, और एक होता है नाइट्रीन, कार्बिन एंड नाइट्रीन। ठीक है, चलो कार्बोकैटायन की बात करते हैं। कार्बोकैटायन, ठीक है जनाब, कार्बोकैटायन के अंदर सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सबसे सिंपलेस्ट वन मैंने ले लिया, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, बताइए। हाँ, sp2, डेफिनेटली इट इज sp2। इसकी शेप क्या होगी? ज्योमेट्री,
ट्राइएंगुलर प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर टीपी बोल देते हैं, ठीक है, ट्राइएंगुलर प्लेनर। ओके, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा? अगर मैं बेंजाइलिक, एलाइलिक, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी ले लेता हूं तो व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बेंजाइलिक, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। क्यों होगा उसका कारण आप बताओ, क्यों होगा? चलो मैं ये वाला ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, CH3 और ये CH3। पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन एटम के ऊपर जो फर्दर 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा है, इट इज टर्सरी कार्बोकैटायन, इट इज स्टेबल देन दिस। मैं प्राइमरी ले लेता हूं डायरेक्ट, ठीक है, ये प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है, ऐसा क्यों? क्या बता सकते हो ऐसा क्यों? बताओ, थोड़ा बहुत प्रकाश डालो, ऐसा क्यों है? दोनों के दोनों प्लेनर हैं, ठीक है, रिएक्टेंट से बन गए, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए स्टेबल होना चाहता है। अगर वो इजीली वापस इसमें आ गया तो कम स्टेबल है, अगर थोड़ा सा टाइम बिता रहा है अपनी स्टेट में तो वो ज्यादा स्टेबल है। वो तभी बिता पाएगा जब ये पॉजिटिव चार्ज या तो वहां से डिस्पर्स हो जाए, क्या हो जाए? पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाए, ठीक है। सेकंड जो होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो, क्या हो? स्टेरिक हिंड्रेंस, उसको वापस आने में, ठीक है ना, जिस स्टेप से वो गया उसी तरीके से उसी मैनर्स में अटैक वापस हो जाए तो वो वापस अपने रिएक्टेंट फॉर्म में आ जाएगा, तो वो कम स्टेबल होगा। तो ये दो फैक्टर हैं बेटा टर्सरी के अंदर। ये देखो, ये जो CH3 होता है, ये वाला भाई साहब CH3, ये क्या है? CH3 ग्रुप जो होता है, CH3 ग्रुप, या आप बोल सकते हो CH2, CH3, जितने भी आपके R ग्रुप होते हैं, यानी कि एल्काइल ग्रुप, है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, या जो भी जितने भी एल्काइल ग्रुप है, ऑल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोला मैंने? और ऑल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा? ये चार्ज डिस्पर्स होता जा रहा है, ये चार्ज और कम करेगा, ये और भी कम करेगा, तीनों मिलके इसके चार्ज को कम करने की कोशिश करेंगे। चार्ज कम हो गया, अब जो अटैक इसके ऊपर होना था और वापस इसको डायरेक्शन में आना था, नहीं हो पाएगा क्योंकि चार्ज मिलेगा ही नहीं उसको। चार्ज बना और बनते ही खत्म होने लग गया, तो स्टेबल हो गया। तो पहला कारण तो है बेटा ये पॉजिटिव चार्ज जो उसके ऊपर आया उसका डिस्पर्स हो जाना। हियर डिस्पर्सन इज मोर, यहां पे तो कोई नहीं है देने वाला, इवन कोई नहीं है। अगर एक CH3 होता तो इसको दे देता कम से कम, जैसे सेकेंडरी में हम बोल सकते हैं। हाँ, अगर एक CH3 होता तो भी ये प्राइमरी है, 2 CH3 होते तो ये सेकेंडरी है, तो फिर थोड़ा थोड़ा इसका डिस्पर्स हो जाता, ठीक है। चलो जी, एक चीज तो ये, दूसरा भाई स्टेरिक हिंड्रेंस, जो चीज यहां से निकली थी उसको इसके ऊपर अटैक करने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब पहले तो क्या था, ये जो तीनों CH3 है ना, इस केस में फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं ये ले लेता हूँ CH3 H, और एक इस साइड में और एक पीछे था CH3, है ना, ऐसे था ना, और उसमें से H निकल गया, H नेगेटिव निकल गया, फॉर एग्जाम्पल H नेगेटिव, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, लेकिन अभी तो ये टेट्राहेड्रल शेप में है, फिर उसके बाद किस में आ गए? ट्रायंगुलर प्लेनर में, यानी कि ये तीनों कार्बन अब एक ट्रायंगुलर प्लेनर में है। ट्रायंगुलर प्लेनर में होंगे तो इसके ऊपर ये तीनों के तीनों छाते के रूप में है। ये बॉन्ड, ये तो टेट्राहेड्रल है भाई, है ना, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये वाला कार्बन ये भी टेट्राहेड्रल है ना, ऐसे करके। लेकिन ये जो है एक प्लेन में है,
इसको ढक दिया इन तीनों भाई साहब ने, स्टेरिकली हिंड्रेंस पैदा करेंगे, जो इससे निकल के गया था वो वापस इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो एक बार बन गया तो बन गया। तो सेकंड रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये दो फैक्टर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेंगे, एक तो किसी भी चार्ज का डिस्पर्स हो जाना या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस का पैदा हो जाना आपके उस पर्टिकुलर स्पीसीज को स्टेबलाइज करवा देगा। ओके बेटा, ये नोट डाउन कर लो आप। बाकी इसमें एक और फैक्टर होता है बेटा जो हमने उस दिन कंसीडर किया था, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। किया था ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक। एक होता है जो स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाता है, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। शेप बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे इस कार्बन के पास, इसके अराउंड 2 2 4 2 6। ठीक है, चलिए जनाब अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कार्बन एनायन, कार्बन एनायन सबसे इजीएस्ट वन ले लेते हैं पहले, ये वाला, और इसके ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन विद 1 नेगेटिव चार्ज। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन बताइए। कार्बन, कार्बन के कितने होते हैं? 4 प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस 1 एक्स्ट्रा आ गया, टोटल 8। 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आ गया? 4। सो यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इट इज लाइक दैट। ये जैसे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है ना। ये जैसे ऊपर की तरफ हो गया बेटा, लाइक दिस। अगर इसको और इसको मैं एक प्लेन में ले लेता हूँ, दिस इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एंड दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऐसे बना सकते हैं इसको। तो इसकी जो शेप होगी, क्या ये देखो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल बट शेप, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इट इज लाइक एयर, ये कोई एटम नहीं है। शेप इज पिरामिडल, शेप इज पिरामिडल। ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हमारे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में चले गए, लेकिन वहां पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, ये प्लेनर नहीं है, कहने का मीनिंग ये है। चलो स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं बेटा। प्राइमरी मोस्ट स्टेबल, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। ठीक है, ऐसा क्यों? तो जितने भी हमारे फैक्टर हैं, नंबर 1 फैक्टर चार्ज डिस्पर्सन या डिस्पर्सन भी बोल सकते हो, चार्ज डिस्पर्सन, एंड नंबर 2 स्टेरिक हिंड्रेंस। दोनों देख लेते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। एक और फैक्टर आता है जो कि इसमें हालांकि रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, लेकिन कार्बोकैटायन में और इसमें एक इफेक्ट और आता है भाई, वो भी नोट करो, वो मैं करवाऊंगा अलग से, एंड दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। दैट इज लाइक रेजोनेंस, रेजोनेंस का ही भाई है लेकिन थोड़ा सा हटके है, हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन अलग अलग केस में, किसी केस में ये हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाता है, सब केस में नहीं आता है। अब देखो, चार्ज डिस्पर्सन और स्टेरिक हिंड्रेंस, रेजोनेंस इस केस में नहीं होगा पर्टिकुलरली। ये वाला ले लो, CH3 नेगेटिव एंड ये वाला, ठीक है, इट इज प्राइमरी एंड इट इज टर्सरी कार्ब एनायन। अब बताओ इसमें कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ये हमारे CH3 कैसे हैं? नेगेटिव चार्ज को डोनेट करने वाले, तो इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। मोर नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड, या हम बोल सकते हैं चार्ज डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन द कार्बन एटम। अगर बढ़ जाएगी तो अब जो भाई साहब कोई जा रहा था ना दूर से, बुलाएगा कि भाई साहब कम यार, कहां जा रहे हो यार, इतने नेगेटिव चार्ज अटैक करो, तो बीकर के अंदर इसकी हालत ऐसी हो जाएगी, ये बनेगा और बनते ही वापस आ जाएगा।
क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया। सो टर्सरी इज लीस्ट स्टेबल, टर्सरी इज लीस्ट स्टेबल। तो बोला सर ये स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर इतना मायने नहीं रखेगा, क्योंकि चार्ज वाली जो चीज होती है ना ये ज्यादा हमेशा मायने रखती है, ठीक है। दिस इफेक्ट इज ग्रेटर देन दिस, तो इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, वो इसको ये नलिफाई कर देगा। तो नेट अपना क्या आ जाएगा, टर्सरी इज ग्रेटर देन ये एंड ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है बेटा। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट फैक्टर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाती है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स लाइक दिस। समझ में आ गया, ठीक है जी। अब बात करेंगे हम फ्री रेडिकल की, ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा। फ्री रेडिकल देखो भाई, फ्री रेडिकल बेटा दो कंडीशन में फॉर्म होता है, पहले तो ये याद रखना। जैसे मान लो ये कार्बन है और कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हो आप, जैसे मान लो मैंने मीथेन का मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, फ्री रेडिकल बनाना है मुझे। अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए इसका, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए और ये बॉन्ड टूट जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, और अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इस तरीके से अगर बॉन्ड क्लीवेज होता है ना, तो उसको मैं बोलता हूं होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हुआ है, होमोलिटिक क्लीवेज। तो फ्री रेडिकल कब बनते हैं, जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा, पहली कंडीशन ये होमोलिटिक क्लीवेज होना चाहिए। दूसरी बात देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी बात, इस मॉलिक्यूल को, ये जो मॉलिक्यूल है CH3, अगर इस मॉलिक्यूल को हीट अगर यूनिफॉर्मली मिलती है, यूनिफॉर्मली हीट, यानी कि जैसे लाइट होती है ना, एच न्यू जो सन से आती है, सनलाइट या ये भी लाइट सब चलेगा। ये जो लाइट है जब इस बॉन्ड के ऊपर गिरती है तो इस इलेक्ट्रॉन को दोनों को वो इक्वली काइनेटिक एनर्जी प्रदान करने की कोशिश करती है। ऐसे नहीं कि भाई साहब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाओ, ये भेदभाव नहीं करती है। तो आप याद रखना, जब भी एच न्यू आपको कहीं पर भी दिखाई देगी तो वहां पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फ्री रेडिकल, बिकॉज दिस इवनली हीट अप द मॉलिक्यूल, वो इवनली मॉलिक्यूल को हीट अप करती है चारों तरफ से। जैसे मान लो वो जो फोटोन आया वो पूरे मॉलिक्यूल को धीमे धीमे गर्म करेगा, लेकिन इक्वली करेगा, इवनली करेगा। अगर मान लो एक पार्ट ज्यादा गर्म हो गया, आपने देखा होगा बेटा, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है, अगर मेरी ज्यादा एनर्जी इधर आएगी तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी को लेके इधर भागेंगे, है ना। तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा, एक तरफ पॉजिटिव, यानी कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो कार्बन एनायन बनेगा और हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन। तो इवनली हीटिंग बहुत जरूरी है मॉलिक्यूल की, ठीक है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा भाई, ऐसी ऐसी चीजें ये सब आती है टीफर के एग्जाम में और उनमें। जब भी किसी मॉलिक्यूल की इवनली हीटिंग होगी तो फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, हीट्रोलिटिक नहीं होगा। हीट्रोलिटिक अगर क्लीवेज होता है, मान लो अगर इसका हीट्रोलिटिक क्लीवेज हो, तो क्या आप बताएंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन किधर जाना पसंद करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर आना पसंद करेगा ऐसे, और ये एज एच पॉजिटिव आयन जाना पसंद करेगा। लेकिन अगर मान लो मुझे यहां से एच नेगेटिव निकालना है तो फिर मैं कैसे निकालूं, यहां से एच नेगेटिव अगर निकालना है, या तो मैं मतलब इस साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भेजूं, लेकिन हमारे पास आज तक बेटा नॉर्मली अगर देखा जाए ना, तो ये तो चलो नेचुरली हो गया, लेकिन हमारे पास ऐसे कंट्रोलेबल नॉर्मली, जैसे कम टेम्परेचर पे अगर हम हीटअप करते हैं ना, कम टेम्परेचर पे, तो वो इवन हीटिंग होती है, ठीक है, इवन हीटिंग। लेकिन कुछ कैटलिस्ट अगर हम डाल देते हैं ना, तो हायर टेम्परेचर पे भी इवन हीटिंग हो जाती है, अगर एक कैटलिस्ट के साथ अगर मैं डालता हूं तो, ओके। अब यहाँ पे अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो,
तो ये वाला डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देने लग जाए तो ये एज नेगेटिव जा सकता है, या फिर एक काम और हो सकता है, इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे बोरोन एटम हो तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के इसको दे सकता है, लेकिन इधर से H नेगेटिव को लेने वाला कोई होना चाहिए, है ना, तब ये काम संभव हो सकता है। तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होने के तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन होमोलिटिक क्लीवेज किसी किसी केस में होता है। ठीक है, इस तरीके का। चलो होमोलिटिक क्लीवेज करवा दिया और ये बन गया आपका फ्री रेडिकल। ठीक है, यानी कि मेरा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नाउ these are unpaired electron species having no charge, these are neutral। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर एक ये इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है, एटम है, ये फ्री रेडिकल है। ओके, दिस इज फ्री रेडिकल। ये क्या है, ये एटम नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम, लेकिन उसके अंदर कार्बन जो मेरा सेंट्रल एटम था उसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेरा फ्री रेडिकल है। क्या मान लो ये ऐसे चला जाए, क्या मैं इसको फ्री रेडिकल में काउंट करूंगा? नहीं। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड एंड इट विल बिकम कार्बिन, तो मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी वो फ्री रेडिकल माना जाता है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये जो मेरा सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये मेरा ऐसे कार्बन के ऊपर है जो फर्दर किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा, ये प्राइमरी है। एक के साथ और जुड़ जाए तो भी प्राइमरी है, दो के साथ जुड़ जाए तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल, एंड दिस इज टर्सरी फ्री रेडिकल। ठीक है, अब मुझे बताइए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताइए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? ये लो प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी फ्री रेडिकल किसी भी मैकेनिज्म में बना तो मेरा ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बताइए? मतलब सर इसमें चार्ज वाला कॉन्सेप्ट तो लग नहीं सकता, नहीं लग सकता ना चार्ज वाला, क्योंकि चार्ज है ही नहीं, तो फिर कौन सा बच गया? स्टेरिक हिंड्रेंस। यस, या तो स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन, ओनली स्टेरिक हिंड्रेंस ही इसको कर देगी। ठीक है ना, सेकेंडरी एंड टर्सरी, टर्सरी विल बी द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, याद रहेगा ये। चार्ज वाला क्यों नहीं लगा? बिकॉज इट इज नॉट ए चार्ज स्पीसीज। ठीक है बेटा, आज बहुत बढ़िया कंटेंट हो गया। आज हम अपनी गाड़ी को यही रोकते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना सफिशिएंट रहेगा।